प्रदेश बाल श्रम अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति को रोकने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में डॉक्टर विशेष गुप्ता ने मथुरा जिले के मंदिरों के प्रबंधकों और अधिकारियों से चर्चा कर बाल श्रम व भिक्षावृत्ति को रोकने की ठोस योजना तैयार की है। आज हमारे साथ खास वार्ता में मौजूद है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता। आप पूर्व में बच्चों की मनोवृत्ति को भांपने में आपने प्रोफेसर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से बहुत नज़दीक से समझा है और इसलिए आज भगवान कृष्ण, जिनको बाल कृष्ण कहा जाता है, उनकी इस क्रीड़ा भूमि में ऐसे बच्चे जो भिक्षावृत्ति में हैं या बाल श्रम में हैं, उनको उससे मुक्त कर एक सच्चे उनको मानव बनाने के लिए, एक जीवन धारा में जोड़ने के लिए 2 दिन से लगातार मथुरा में आपके द्वारा यहाँ पे वार्ताएं की जा रही हैं, बैठकें की जा रही हैं और इसमें समिति के लोग हैं, प्रशासन के हैं। आज मंदिर के जो खास सेवाएं थे, क्योंकि ब्रज में मंदिर के बाहर ही भिक्षावृत्ति ज़्यादातर होती है, तो उसको रोक लगाने के लिए, जिससे कि कहीं ना कहीं बच्चों में भी सुधार आए, उनके परिवार की भी स्थिति सही हो और ब्रज का नाम विश्व के पटल पर एक अच्छी तरह से देखा जाए। इसके लिए बहुत मंथन हुआ है। क्या योजनाएं बनी, क्या उसमें आगे बढ़ाने के लिए कार्य हुए, क्योंकि आप जानते हैं सरकारी योजनाओं पर अमल नहीं हो पाता, बैठक होती है, लेकिन आज उसका रूप दूसरा रहा। तो जानेंगे डॉक्टर विशेष गुप्ता से आज की बैठक को लेकर क्या विश्लेषण रहा। देखिए, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कोविड महामारी से ग्रस्त तमाम बच्चों को लेकर एक योजना बनी जिसका नाम था मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और आपने देखा होगा कि बाल सेवा योजना ऐसे बच्चों के लिए थी, परिवारों से, निराश्रित परिवारों से थी, जो मार्च 2020 के बाद एक तरीके से निराश्रित हो गए। परिवार में कोई भी किसी की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे बच्चे लगभग पूरे प्रदेश में 4050 के लगभग थे, जिनसे 486 करोड़ रुपए उनको ट्रांसफ़र किए गए। मथुरा में भी लगभग 52-53 के लगभग बच्चे हैं, जिनमें से लगभग 40 बच्चों का डाटा तैयार हो गया है, 12 बच्चों का कल भेज दिया गया है। तो ये योजना 2 जून को आई थी और 22 जून को समाज में लोगों के बीच में उतार दी गई। मुख्यमंत्री जी, सरकार केवल ये चाहती है कि जो योजना है, सरकार ने आम लोगों के, बच्चों के, महिलाओं के लिए कल्याण के लिए जो योजना बनाई है, उस योजना को सरकारी ढांचे से निकालकर समाज के बीच में समाज के लोग कैसे जाने, पहचाने और उसको क्रियान्वित करने के लिए अपनी भूमिका अदा करें। तो चूँकि धार्मिक स्थान है और बहुत ऐतिहासिक स्थान है, कृष्ण की नगरी है, तो ऐसी नगरी में अगर बच्चे हमारे, जिसको हम हर बच्चा हमारा कृष्ण है और हर बेटी हमारी राधा है, तो ऐसे स्थानों पर अगर बच्चे श्रम करते दिखाई दे, बचपन उनका समाप्त होता हुआ दिखाई दे, शिक्षा उनकी ना हो और केवल बचपन बिखर के रह जाए, तो उसकी जवानी भी अच्छी नहीं होगी, उसका बुढ़ापा भी अच्छा नहीं होगा। तो ये दृष्टिकोण है उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण का, जो सरकार की योजनाओं को यहाँ संज्ञान लेना, बुराइयों का संज्ञान लेना, उसके लिए सहयोग लेना, उसी के लिए आज ये बैठक बुलाई गई थी। जिस आपने 2 दिन से मथुरा में आपने नब्ज टटोली है, वर्तमान में मथुरा की स्थिति क्या रही है बाल श्रम आदि को रोकने? स्थिति ये है कि हमें सहयोग लेने के लिए सारे लोगों का सहयोग तैयार है। हमें आगे लीडरशिप देनी है, नेतृत्व देना है और बताना है कि सहयोग किस प्रकार से चाहिए। आज सभी जो मथुरा के, चाहे वो द्वारकाधीश रहे हो, चाहे वो बांके बिहारी रहे हो, यहाँ के जो पुजारी, यहाँ के जो प्रशासक, प्रबंधक थे, उन्होंने अपनी पूरी प्रतिबद्धता दोहराई है। स्पष्ट कहा है कि अगर आप हमारे मंदिरों के बाहर आप अगर बाल श्रम को रेस्क्यू करेंगे, बच्चों को ले जाएंगे, हटाएंगे, तो हम पूरे तरीके से तैयार हैं और वो बच्चे अडॉप्ट करने के लिए भी तैयार हैं। अडॉप्ट का तात्पर्य उन बच्चों को अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो उनको स्कूल भी देंगे, बैग भी देंगे, फीस देने की बात होती है तो फीस भी दे सकते हैं। दूसरा, जागरूकता के लिए स्पष्ट कहा है उन्होंने कि मंदिरों के बाहर बड़े बड़े फ्लैक्सी और बैनर वो लगवाएंगे, ताकि उस पर स्पष्ट लिखा हो कि बाल श्रम जो है दंडनीय अपराध है। कोई भी माँ बाप, समाज का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से बच्चों के लिए श्रम की तरफ अगर बाल श्रम के लिए उन्मुख करता है, तो निश्चित तौर पर वो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी, FIR दर्ज होगी और वो दंड का भागी होगा। तो इस प्रकार से सहयोग हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ने भी, बाल कल्याण समिति है, रेलवे चाइल्ड लाइन है और समाज कल्याण विभाग है, शिक्षा विभाग है, श्रम विभाग है, इन सभी लोगों ने मिलकर स्पष्ट कहा है कि इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए काम करेंगे। सभी ने सहयोग यहाँ प्रतिबद्धता दोहराई है और एक बच्चा, मान लिया वो बाल श्रम से अगर हटाएंगे तो उसको शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मेडिकल की ज़रूरत भी पड़ेगी, उसको समाज के कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं की ज़रूरत भी पड़ेगी, उसे श्रम विभाग से जुड़ी योजनाओं की ज़रूरत पड़ेगी, उसके परिवार को योजना की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से एक समन्वय बनाकर हम इस बाल श्रम को यहाँ कम करके समाप्ति की तरफ ले जाने के लिए
कटिबद्ध हैं और मुझे उम्मीद है कि जो बैठक में चर्चा हुई है उस बैठक में सभी लोगों ने जो सकारात्मक संदेश सुझाव दिए हैं उसमें स्पष्ट दोहराया है कि अब इस पर बाहर दिमागी कसरत से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए काम होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है जो आपने कहा कि जो बाल श्रम में या भिक्षावृत्ति में है उनको रेस्क्यू करके या मंदिर के सेवायतों के माध्यम से हटाएंगे, लेकिन उनको रखेंगे कहाँ? सबसे बड़ी समस्या ही शेल्टर होम यहाँ है नहीं है, तो उन बच्चों को फिर रखा कहाँ जाएगा? देखिए, शेल्टर होम कोई इलाज नहीं है, आप समझ लीजिए। बच्चे का बचपन बचाने के लिए सबसे बढ़िया बात है कि अगर वो परिवार उसका है तो परिवार में पुनर्वासित हो। ये योजना बनाई गई है कि अभी मंदिरों के आसपास चिन्हीकरण होगा, परिवारों की जानकारी होगी और अगर 8-10 परिवार बच्चे वहीं मिलते हैं तो ये शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग ने ये स्पष्ट तौर पर प्रतिबद्धता दोहराई है। जो हमारे साथ अभी जिला कार्यक्रम अधिकारी थे जो बाल पुष्टाहार से जुड़े हुए हैं उनकी योजना को भी वहाँ लागू करने की बात है। तो हम चाहते ये हैं कि बाल गृह की आवश्यकता ही ना पड़े। असल में बाल गृह में हम अगर रखेंगे तो वहाँ हो सकता है सरकारीकरण में वो बच्चा फंसा रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बच्चा अपने परिवार के साथ ही समायोजित हो और कोई अगर रास्ता नहीं है तो उस प्रकार से जैसे हमने अभी महिलाओं के लिए 1000 बेड का जो संस्थान बना है उसके लिए अगर 2-4 कमरे आरक्षित करने की बात होगी तो सरकार और विभाग, महिला कल्याण विभाग के निदेशक महोदय से वहाँ स्वीकृति देकर उन बच्चों को वहाँ रखा जाएगा। ये बात अभी यहीं पर सामने आई कि 1000 बेड का महिला आश्रय सदन है, लेकिन वहाँ 110 महिलाएं जाने को तैयार नहीं है और आप भी ये कह रहे हैं कि सरकारीकरण में बच्चा ना फंस जाए। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सरकारी जो जगह होती है वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है? देखिए, बच्चे में महिलाओं में फ़र्क होता है। महिलाएं जिस स्तर की वहाँ रहती हैं उन महिलाओं को मंदिर और उसके आसपास उनकी आदत है बनी हुई, तो उनका तात्पर्य केवल ये है कि वहाँ हम एकांत में बाहर जाते हैं तो जंगल दिखाई देगा, बाहर कुछ मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरा तात्पर्य है कि चूंकि जिस परिस्थिति में वो रह रही थी उस परिस्थिति में मार्केट के बीच में थी, उन संस्थानों में थी, तो एकांतवास, ऐसा नहीं कि सुविधा नहीं मिल रही, उनको भोजन नहीं मिल रहा, बल्कि वो तो वहाँ तमाम मंदिरों के फूल जो आते हैं वहाँ पर उसकी तमाम अगरबत्ती बन रही है और दूसरे सुगंधित सामान बन रहा है। तो इनका केवल तात्पर्य है कि महिलाएं इंडिपेंडेंट रूप से अकेली आ जा सकें ताकि वहाँ साधन मिल जाए, आने जाने के साधन हो और लौट के फिर वो वहीं पहुँच जाए। तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि ढांचा हमारा खराब है। हमारा तात्पर्य ये है कि सरकारीकरण का तात्पर्य ये है कि बच्चा अगर संस्थान में रहेगा तो उसके मुकाबले अगर वो अपने घर पर रहे और घर की अगर व्यवस्था होगी तो ज़्यादा बेहतर होगी सरकारी संस्थान के मुकाबले। उसके पीछे ये भाव है। बहुत बढ़िया रणनीति आपने बनाई है, लेकिन कैसे माना जाए कि ये धरातल पर सही उतरेगी, क्योंकि बाल श्रम उन्मूलन समिति की 4 साल से बैठक ही नहीं हुई है। देखिए, ऐसा है कि इस बैठक को कोई कराने वाला चाहिए, इस बैठक की सुनवाई करने वाला चाहिए, इस बैठक का संज्ञान लेने वाला चाहिए। बाल श्रम को हम अभी भी भावुक रूप से ये मानते हैं कि बच्चा कमज़ोर गरीब परिवार का है, जो हम उसको पैसा देंगे तो उसका परिवार पलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसका बचपन बिखर रहा है। अगर वो पैसे के लिहाज से उसको आदत अगर आर्थिक लाभ की पड़ जाएगी तो आने वाले समय में वो आर्थिक लाभ के लिए ही काम करेगा, दूसरे काम भी कर सकता है, समाज के नियमों का उल्लंघन भी कर सकता है। और लेकिन पढ़ा लिखा होगा तो उसमें तर्क होगा, शिक्षा होगी, उसमें भविष्य दृष्टि होगी, अपने सुधारने का कम से कम एक ललक होगी। तो हम ये चाहते हैं कि कई बार बाल श्रम जो है ना, कई बार वो बुराई भी है और कई बार दबाव भी है। तो जो बुराई है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं और दबाव के लिए अगर है तो उसके परिवार को पुनर्वासित करना चाहते हैं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अगर उसके परिवार को मिलता है तो बच्चा बाहर निकलने नहीं जाएगा, कम जाएगा या बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हमारा दृष्टिकोण है बच्चे के साथ परिवार को भी पुनर्वासित करना, ताकि उस बच्चे को बाहर निकलने का मौका ही न मिले और माँ बाप के लिए एक मिनिमम आमदनी रिक्वायरमेंट उसके कारोबार से जुड़ी हुई अगर मिल जाती है तो निश्चित तौर पर परिवार और बच्चे का भला होगा और बच्चे का एक बेहतर भविष्य बन जाएगा, ताकि वो भविष्य बच्चे का नहीं होगा, समाज का और राष्ट्र का भी होगा। भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए ब्रज में आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो खासकर ब्रजवासियों से इसमें क्या सहयोग चाहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, चूंकि ये कान्हा की नगरी है और हर बच्चा कान्हा समझकर हम लोगों को उसके साथ भावनाएं और संवेदनाएं जुड़ी हैं। मेरा केवल और केवल अपील ये है कि कोई भी बच्चा बाल श्रम करता दिखाई दे तो उस बच्चे को पुनर्वासित करने के प्रयास हम सबको करने हैं। धार्मिक स्थानों पर मेरा केवल और केवल उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की ओर से ये निवेदन, अपील
और विनम्र सम्मति है कि उस बच्चे को पैसा ना दें, कोशिश करें कि उसके परिवार को पुनर्वासित करने का प्रयास करें, कोशिश करें कि उस बच्चे को शिक्षा की तरफ ले जाने की बात करें, कोशिश करें कि वो बच्चा अपने परिवार में रहकर शिक्षा और बाकी पोषण के अंतर्गत अपने जीवन को बेहतर बनाने का काम करे। तो सभी से मेरी खुली अपील है कि इसी बच्चे को श्रम ना करवा के उस बच्चे को शिक्षा की तरफ मोड़ने के लिए उसको चाहे एडॉप्ट करें, उसको चाहे स्कूल की तरफ ले जाएं, उसको चाहे बार बार प्रयास करें कि उसके माँ बाप की तरफ उस बच्चे को मोड़े, घर की तरफ मोड़े, ताकि न केवल उस बच्चे का विकास हो बल्कि जो तीसरी लहर की हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं उससे वो कोरोना प्रभावित होकर और बच्चों को भी प्रभावित ना करें। देखो, हमारे सामने विशेष वार्ता में मौजूद रहे उत्तर प्रदेश बाल श्रम संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विशेष गुप्ता, और उन्होंने पूरा जो आज 2 दिन से लगातार यहाँ बैठकें चल रही हैं तो उसका जो मूल जो ब्रिज में उनका जो भाव और जो निकल के आया मन की जो एक भावना है कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, उसी भाव से उन्होंने भगवान कृष्ण की नगरी में जो बच्चे हैं उनको कान्हा का रूप कहा है। और जब अपने हमारे मन में किसी बालक के प्रति भगवान का जब भाव आ जाएगा तो हम उससे ना तो श्रम कराएंगे ना उसको हम उत्पीड़ित करेंगे, और उनको पुनर्वास और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको उनके परिवार की सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अब योजना बन के तैयार होकर आ रही है। और उन्होंने कहा कि इसके तुरंत बाद वो जाकर योगी जी से बात करेंगे और इसको धरातल पर उतारेंगे, और फिर आने वाले समय में आप देखेंगे कि मथुरा जो कृष्ण की नगरी है, यहाँ जगह जगह मंदिरों के बाहर छोटे छोटे बच्चे भिक्षावृत्ति में या बाल श्रम में जब दिखाई देते हैं और वो आप एक समय बाद लौटेंगे तो जब मथुरा का जब नज़ारा आपको बदला हुआ दिखेगा तो आपको लगेगा कि बाल अधिकार संरक्षण समिति ने जो कहा वो करके दिखाया। अब देखना यह कि कितनी जल्दी ये धरातल पर उतरता है। इसके लिए आज बैठक में मुख्य रूप से ब्रज के प्रमुख मंदिरों के सेवायात प्रबंधक मौजूद रहे और बाल संरक्षण समिति के सदस्य मौजूद रहे, मथुरा के CDO और तमाम विभागों के अधिकारी रहे। और सबने यही संकल्प लिया है कि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी ने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जिस तरह का खाका तैयार किया है, अब उसको सही मायने में धरातल पर उतारना है। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।